36 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे और सारे प्रश्न आपको मैंने बड़े ही डिटेल में बेहतरीन तरीके से समझा करके एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करवाया था। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का यही था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये सब सारे प्रश्न यहाँ तक हम लोगों ने आर्टिकल जो आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था। आज के सेशन का ये पहला प्रश्न होगा और बहुत ही दमदार है। इसमें बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि संविधान से प्रश्न आए, प्रत्यक्ष अनुच्छेद से प्रश्न आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के आंसर करते रहना है और मस्ती से दोस्तों पढ़ते रहना है। प्रश्न संख्या 37 आज का पहला प्रश्न है। भले ही प्रश्न संख्या 37 है, लेकिन आज का ये पहला प्रश्न है। आपको यहाँ पे आंसर बताना है। बात की जा रही है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के बारे में। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। अरे आप भारतीय संविधान का भाग 11 भाग 12 दोनों पढ़ते होंगे। आइए 2 मिनट में हम आपको बता ही देते हैं। यदि यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात किया जाए तो दोस्तों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में 3 तरीके के रिलेशनशिप की बात होती है। यदि आपको देखें तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा केंद्र राज्य मध्य के संबंध में, यह आपको विधायी संबंध देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य के मध्य में विधायी संबंध देखने को मिलता है। विधायी संबंध को आप इंग्लिश में लेजिस्लेटिव रिलेशन बोलते हैं। दूसरा यदि देखा जाए तो यहाँ पे कार्यपालिकी संबंध देखने को मिलता है, अर्थात केंद्र और राज्य के मध्य में यहाँ पे कार्यपालिकी कहिए या प्रशासनिक आप देखेंगे संबंध की बात करिए, प्रशासनिक संबंध देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए, और तीसरा जो महत्वपूर्ण संबंध देखने को मिलता है वह तीसरा संबंध आप देखेंगे वित्तीय संबंध है, जिसको आप इंग्लिश में फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वित्तीय संबंध की बात करते हैं। यह 3 प्रकार के संबंध आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं। अब आपसे विधायी संबंध पूछे और यहाँ पे कार्यपालिकी प्रशासनिक संबंध पूछे तो ये आपको विधायी और कार्यपालिकी प्रशासनिक संबंध जो देखने को मिल रहा है भाग 11 में देखने को मिलेगा, और जो वित्तीय संबंध है यह भारतीय संविधान के भाग 12 में आपको देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद लगातार पूछते हैं। यदि इस प्रश्न में भी देखें तो आपसे पूछ रहा है कि भैया जो यहाँ पे आपके प्रशासनिक संबंध है, देखिए प्रशासनिक या कार्यपालिकी दोनों कुछ भी लिखेगा, आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। यदि विधायी संबंध की बात हो तो सबसे पहले विधायी संबंध को देखेंगे। अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255 तक विधायी संबंध देखने को मिलता है। अनुच्छेद 256 से लेकर के मुख्यतः अनुच्छेद 263 तक आपको कार्यपालिकी या प्रशासनिक संबंध देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यदि बात किया जाए वित्तीय संबंध की तो निश्चित तौर पे अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 293 मुख्यतः इतने ही में वित्त से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य में जो वित्तीय संबंध हैं उनसे संबंधित दोस्तों यहाँ पे आपको प्रावधान देखने को मिलेंगे। इसी वित्तीय संबंध में आपको वित्त आयोग देखने को मिलेगा। इसी वित्तीय संबंध में आप जीएसटी पढ़ते हैं, जीएसटी देखने को मिलेगा। तो ये जो फाइनेंशियल रिलेशन है, जो पैसे की आप देखेंगे बात होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यह आपको दोस्तों यहीं पे वित्तीय संबंध में देखने को मिलता है। 3 प्रकार के संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के मध्य में, विधायी, कार्यपालिकी और वित्तीय। अब कोई भी प्रश्न पूछे आप आंसर बना ले जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रशासनिक संबंध, आपको अभी मैंने बताया कि जो प्रशासनिक संबंध होगा वह निश्चित तौर पे अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 के मध्य में देखने को मिलता है। ये जो अनुच्छेद 352 से 356 है, ये भाग आप देखेंगे भाग 18 में इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान है। कल बहुत डिटेल में इसको पढ़ाए थे हम। यहाँ पे जो 250 से 280 है यह आपके इसी वित्तीय संबंध से रिलेटेड है। कोई नहीं, इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। बहुत खूबसूरत प्रश्न है। अर्थात आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, और इस संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था में आपको दोस्तों यह भी मालूम है कि जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, यह अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं। यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि जो केंद्र सरकार होती है वह राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी कर सकती है, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं। और यह अधिकार दोस्तों, यह पावर केंद्र सरकार के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में देखने को मिलता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण आप देखेंगे, बड़ा ही आपका यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 256 होगा। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोस्तों यहाँ पे निर्देश दे सकता है। यह अनुच्छेद 263 से संबंधित अभी प्रश्न आएगा।
अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। 356 में आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात होती है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाने की बात होती है। अनुच्छेद 370 की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि इसमें जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे, जो वर्तमान में आप देखेंगे बहुत ही सीमित कर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अनुच्छेद 256 होगा। यदि कोई कहे कि अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं किया गया है। अनुच्छेद 370 के जो संबंधित विशेष प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के लिए, उन प्रावधानों पर प्रतिबंध लगाया गया या उन प्रावधानों को परिवर्तित किया गया है। अनुच्छेद 370 आज भी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या आपको ये मालूम रहे 39 है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यहाँ पे आई देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल की बात हो रही है। इंटर स्टेट काउंसिल पूछ रहा है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका गठन दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जो भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी साथियों को मालूम रहे कि ये जो श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, पॉलिटी प्लस मूल विधि, एग्जाम के पहले आपके सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनका इतना बेहतरीन एनालिसिस कर दिया जाएगा कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट केसेस या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सारी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, वही आप देखेंगे, क्लास को करिए और जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनका एनालिसिस करिए, आपका एग्जाम में सारा प्रश्न बन जाएगा। ध्यान रहे कि जब एग्जामिनर भी प्रश्न बनाता है तो निश्चित तौर पे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एक प्रकार से एनालिसिस जरूर करता है, उसका मूल्यांकन यहाँ पे करके ही नए प्रश्न बनाता है। ये आपको भी बुद्धिजीवी हैं, ये साइड तैयारी कर रहे हैं तो इतना आइडिया होगा कि ये पुराने प्रश्न आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। सब आपकी परीक्षा में भैया आए हुए प्रश्न हैं। आइए देखा जाए, अभी हमने आपसे कहा इंटर स्टेट काउंसिल की बात की जा रही है, तो यह दोस्तों सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, यदि यहाँ पे देखा जाए कि किसकी सिफारिश पर, तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर यह अंतर्राज्यीय परिषद यहाँ पे का गठन किया गया। और इसका गठन जो किया गया वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा आप देखेंगे किया गया। और इसमें यदि आप आंसर देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान देखने को मिलता है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है? कभी पूछे कि अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य भैया कार्य क्या है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है, इसका मुख्य कार्य होता है दो राज्यों के मध्य में यहाँ पे सौहार्दपूर्ण संबंध को स्थापित करना, हार्मोनियन रिलेशन बिटवीन टू स्टेट। आप देखेंगे यह इसका मुख्य कार्य है कि भैया दो राज्यों के बीच में जो छोटे मोटे मुद्दे चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं, उनको सुलझाया जाए और राज्यों के मध्य में यहाँ पे सौहार्दपूर्ण संबंध को स्थापित किया जाए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पे अनुच्छेद 263 होगा। इसमें 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बताया गया है। और जो 249 है यह राज्यसभा की अनन्य शक्तियों से संबंधित है। राज्यसभा की अनन्य शक्तियों में क्या है, तो आपको दोस्तों मालूम है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते समय सिर्फ उस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना होगा। उसके बाद राज्यसभा विशेष बहुमत से यदि कोई कानून बना दे राज्य सरकार के राज्य सूची के विषय पे भी, तो निश्चित तौर पे वह कानून मान्य होगा। और वह कानून की जो वैलिडिटी अर्थात वैधता होती है वह 1 वर्ष होती है। और यदि राज्यसभा 1 वर्ष के बाद पुनः ऐसे बनाते चला जाए तो वह कानून एक वर्ष में आप देखेंगे राज्यसभा के द्वारा बनाया जा रहा हो तो वह कानून लगातार कई वर्षों तक जारी रह सकता है। और उस बनाए गए कानून को सिर्फ राज्यसभा ही वापस लेती है। राज्य की सरकार या राज्य विधानमंडल के पास ये क्षमता नहीं है कि केंद्र की राज्यसभा के द्वारा जो बनाया गया कानून 249 के तहत है उसको राज्य सरकार वापस ले ले। बहुत ही यह यूनिक आप देखेंगे पावर दिया गया है किसको, राज्यसभा को। अनुच्छेद 280 की बात किया जाए, अनुच्छेद 280 आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, वित्त आयोग की बात हो रही है। भाग 12 में वित्त आयोग आप देखेंगे इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये भी कई बार पूछता है, एक बार यूपी पीसीएस में कथन निष्कर्ष बना के प्रश्न दिया था कि इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम बच्चों का गलत हो गया क्योंकि 4-6 में वहाँ पे सब एग्जाम की इतना प्रेशर होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान रहे कि इसमें अध्यक्ष कितने हैं, मतलब कि अध्यक्ष कौन है, सदस्य कितने हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे कौन नियुक्त करता है, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, बस यही तो पूछता है। और ये छोटे मोटे आप देखेंगे पॉइंट्स आप एक बार में पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य के मध्य में राजस्व का बंटवारा करना। जो भी कमाई हुई है इस कमाई को कितना केंद्र सरकार लेगी, कितना राज्य सरकार लेगी, दोनों के मध्य में यहाँ पे बंटवारा करना इनका मुख्य काम होता है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 की बात की जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अब आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको वित्त आयोग बताया और वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न आ गया, अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 280 हो जाएगा। सभी साथियों को मालूम है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। यदि कभी पूछे कि जो फाइनेंस कमीशन है, ये जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट किसको देती है, तो फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट अनुच्छेद आप देखेंगे 281 के तहत, इस आप देखेंगे आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 281 के तहत अनुच्छेद 281 के तहत अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपती है और ये जो प्रेसिडेंट महोदय हैं इस रिपोर्ट को भारतीय संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं, अर्थात पार्लियामेंट के पटल पर इसको प्रस्तुत कराते हैं। बड़ा ही बेहतरीन आप देखेंगे प्रश्न होगा। फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, यदि फाइनेंस कमीशन आप देखा जाए तो फाइनेंस कमीशन में दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया जाता है, प्रत्येक 5वें वर्ष पे गठन होता है और यहाँ पे अनुच्छेद 281 के तहत यह प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 249 अभी मैंने बताया राज्यसभा की अनन्य शक्ति है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए। अनुच्छेद 370 आपको मैंने बताया जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ये भी मैंने कल की क्लास में बेहतरीन बताया था अनुच्छेद 368 के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 20 की बात हो तो यह भी आप देखेंगे पार्लियामेंट को पावर देता है। भारतीय संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह प्रावधान है संविधान संशोधन का, और यहाँ पे जो भी संविधान संशोधन संसद करती है वह सदैव विशेष बहुमत से किया जाता है। यह दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है। तो बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको याद रखेगा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 280 होगा, ध्यान रहे। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। बड़ा ही आप देखेंगे बेहतरीन प्रश्न है। यदि इस प्रश्न का राइट आंसर देखा जाए कि सुनवाई के अधिकार की बात हो रही है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, नैसर्गिक का मतलब यहाँ पे प्राकृतिक या नेचुरल जो न्याय का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की दोस्तों यहाँ पे क्या की जा रही है, बात की जा रही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप देखेंगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद आपको बताना है, अनुच्छेद 308, 309, 310, 311। कल की क्लास में मैंने अनुच्छेद 311 बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ाया था। अनुच्छेद 310 भी मैंने पढ़ाया था, बिहार पीसीएस में कई बार पूछा गया है, यह यूपीएससी में, यूपी पीसीएस वगैरह में, आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में अनुच्छेद 311, इन चारों में सबसे ज्यादा अनुच्छेद 311 पूछता है कि किस प्रकार से जो लोक सेवक हैं, लोक सेवकों को दोस्तों यहाँ पे संरक्षण प्राप्त है। और यदि यहाँ पे अनुच्छेद 310 की बात की जाए तो बिहार पीसीएस में अनुच्छेद 310 में आप देखेंगे तो बिहार पीसीएस के परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, यूपीएससी वगैरह में आप देखेंगे यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो करते हुए अनुच्छेद 311 की यदि बात किया जाए तो अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों को संरक्षण प्राप्त है। और लोक सेवकों को जो संरक्षण प्राप्त है, ध्यान समझिएगा, लोक सेवक को यदि आप देखेंगे, लोक सेवकों को यदि पद से पदमुक्त किया जाए तो लोक सेवकों को यहाँ पे लोक सेवकों को इस तरीके से यह संरक्षण प्राप्त है। जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट को, लोक सेवक को उनके पद से पदमुक्त किया जाता है, पदच्युत किया जाता है, ऐसी स्थिति में दोस्तों उनको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। वही यहाँ कह रहा है कि सुनवाई का अधिकार आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका अनुच्छेद 311। इसमें मैं कल बताया था अनुच्छेद 310 में प्रसाद का सिद्धांत, प्रसाद का सिद्धांत आप देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 310 में सेंट्रल गवर्नमेंट पे जितनी नियुक्तियां होती हैं और जो सेना में बड़े पदों पर नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 309 के माध्यम से कहा जाता है कि सारी नियुक्तियां किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा की जाती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जब आप भारतीय संविधान को ध्यान से समझेगा, जब आप भारतीय संविधान के भाग 14 को पढ़ते हैं तो भाग 14 में टोटल जो अनुच्छेद की संख्या है वह 308 से लेकर के 323 है। लेकिन जब आप इसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी को पढ़ते हैं तो स्टेट पीएससी और यूपीएससी में जो अनुच्छेद की संख्या हो जाती है वो 315 से 323 तक हो जाती है। तो यहाँ पे बांट दिया जाता है क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीएससी 315 से प्रारंभ होता है। सही मायने में जो भाग 14 है इसमें टोटल अनुच्छेद की संख्या 308 से 323 होती है और ये सारे आर्टिकल्स आप देख रहे हैं भाग 14 के ही संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। ये सारे प्रश्न दमदार हैं, ऐसे ही दमदार प्रश्न आपकी परीक्षा में, दरोगा की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप मुस्कुरा देंगे क्योंकि निश्चित है आर्टिकल से 3-4 हूबहू डायरेक्ट आर्टिकल से प्रश्न आएंगे और जो अनुच्छेद यहाँ पे कल और आज की क्लास में पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर अनुच्छेद के संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, ये भी आपसे दोस्तों वादा है। तो भरोसा विश्वास करके मन लगा कि आपको पढ़ना है, झमाझम तरीके से आप देखेंगे, बेहतरीन तरीके से
इस अनुच्छेद को 1-2 बार वीडियो देख करके रट जाना है। इन्हीं में से आपको 4 से 5 प्रश्न हूबहू एसआई की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। कल इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, जब हम लोगों ने आर्टिकल से रिलेटेड जो है प्रश्न देखे थे। तो राज्यसभा की यह आप देखेंगे अनन्य शक्तियां होती हैं, और राज्यसभा अनन्य शक्तियों में नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना का प्रस्ताव कर सकती है। यह भी कल मैंने आपसे डिटेल में कहा था। इस प्रश्न का अनुच्छेद दोस्तों, इस प्रश्न का जो अनुच्छेद आंसर में देखेंगे अनुच्छेद 312 है। यदि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात हो तो अनुच्छेद 312 को आप बड़े ही ध्यान से याद रखेगा। और लास्ट क्लास में हमने आपसे कहा था कि जब भी अखिल भारतीय सेवाओं की बात आए तो अखिल भारतीय सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जिनमें नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। एक डीएम है, एक एसपी है, एक आप देखेंगे आला कमान अधिकारी जो होते हैं। उन अधिकारियों को दोस्तों आपको मालूम है कि उन अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्त कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको नियुक्त करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उन पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन रखता है? उन पर प्रशासनिक नियंत्रण दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकार रखती है। तो ऐसे आप देखेंगे ऐसी नियुक्तियां जो केंद्र सरकार की हो रही हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण प्रशासनिक राज्य सरकार के द्वारा है, वह अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं। और नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति यहाँ पे राज्यसभा है। यदि कभी संसद लिखे तो सामान्यतः वो गलत जो है गलत होगा, लेकिन कभी कभी संसद शब्द भी लिख दें और कोई विकल्प उस तरीके से ना हो तो यहाँ पे अनुच्छेद संसद 312 से जोड़िएगा। हाँ, लेकिन कभी लोकसभा लिख दे तो लोकसभा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। गलत तो संसद लोकसभा सब होंगे, क्योंकि सही मायने में ये पावर किसके पास होती है? राज्यसभा के पास होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा आप देखेंगे अनुच्छेद है 311। मैंने आपको बताया यहाँ पे आप देखेंगे 349 राजभाषा से संबंधित है। ये 365 बहुत बार पूछा जाता है। 365 में क्या है? 365 में ये प्रावधान है कि जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करेगी। यदि केंद्र सरकार के दिए गए दिशा निर्देश को मानने से राज्य सरकार इनकार कर देती है तो जैसे ही अनुच्छेद 365 का उल्लंघन होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 365 का उल्लंघन होगा तो यहाँ पे 65 में बस 5-6 को आगे पीछे करना है। जैसे ही 365 का उल्लंघन होगा राज्यों में 356 का प्रयोग किया जा सकता है। 2 आधार होते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के। एक तो गवर्नर महोदय जो राज्यपाल महोदय होते हैं स्वतः क्या करते हैं? राज्यपाल महोदय स्वतः यहाँ पे सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की। और एक केंद्र सरकार अनुच्छेद 365 के माध्यम से यदि कोई प्रावधान लागू करने की बात करती है और राज्य सरकार द्वारा उसका विरोध कर दिया जाए तो अनुच्छेद 365 की बात न मानने पर, अनुच्छेद 365 का विरोध करने पर भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्य में किया जा सकता है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही दमदार प्रश्न आएंगे और एक प्रकार से पूरे पॉलिटी को आप यहाँ पे रिवाइज कर ले रहे हैं सिर्फ सोचे अनुच्छेद के माध्यम से। कितना खूबसूरत आप देखेंगे ये क्लास है, कितना बढ़िया ये प्रश्न है। ये सब सोच के आपको बढ़िया से आंसर देते रहना है। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। कितना बढ़िया दमदार प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की बात हो रही है, ठीक है, संविधान की बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक आप देखेंगे पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद के आधार पर है? बहुत ही अच्छा दमदार प्रश्न है। मान लीजिए कभी आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368, ऐसे दमदार जब प्रश्न पूछे जाएं तो बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। पूरे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि पूछा जाए तो पूरे संविधान में ये जो जुडिशियल आप रिव्यू की बात कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू शब्द दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि देखा जाए तो ये प्रावधान हमारे संविधान में लिया कहाँ से गया है? तो ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। यदि उसके बाद एक देखा जाए प्रश्न का शब्द देखा जाए तो आधार शब्द का प्रयोग किया गया है कि जुडिशियल रिव्यू शब्द से संबंधित आधार क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे 13 होगा। यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13B में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13B में जुडिशियल रिव्यू का हम लोगों को क्या मिलता है? आधार मिल जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13B न्यायिक समीक्षा की, न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार देता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। यदि आप इन अनुच्छेदों से जो है कंफ्यूज हो
तो अनुच्छेद 32 आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे शक्ति प्रदान की जाती है। और जो आपका हाई कोर्ट यहाँ पे आपके हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह प्रोटेक्ट करता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा भी हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226। ये जो अनुच्छेद 32 है इसी को बाबा साहब ने भारतीय संविधान का दिल, आत्मा, हृदय, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना है आर्टिकल के रूप में, याद रखेगा। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर 13 होगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, मैंने आपको बता दिया है। आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान मिलता है? बहुत खूबसूरत प्रश्न है। जब आप देखेंगे यदि जुडिशरी की बात किया जाए तो आपको दोस्तों यहाँ पे मालूम है कि जुडिशरी हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी पाई जाती है। और जो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इसमें सबसे सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हाई कोर्ट देखने को मिलता है। ये सबसे सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, फिर भैया हाई कोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं सब ऑर्डिनेट ये कोर्ट पाई जाती है। ये जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है इसी को हिंदी में आप अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जो यहाँ पे परीक्षा में आपसे इस प्रश्न में पूछ रहा है, एग्जाम में भी ये आया हुआ प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आपको दोस्तों मालूम रहे इस प्रश्न का यदि डायरेक्ट आंसर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आप अनुच्छेद 233 दे सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास किया जाए तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही भाग 5 में है, और इससे अनुच्छेद आप देखेंगे 124 से 147 तक अनुच्छेद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यदि अनुच्छेद 147 के बाद आप देखिएगा हाई कोर्ट की बात हो तो भारतीय संविधान के भाग 6 में, अधीनस्थ न्यायालय की बात हो तो भारतीय संविधान के यहाँ पे भाग 6 की बात हो रही है। और यदि हाई कोर्ट की बात हो तो अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक, और अधीनस्थ न्यायालय की बात हो तो अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक यह आपको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, इसी में आप देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और यहाँ पे सेशन कोर्ट की बात होती है। यदि दीवानी मामले हैं, किसी भी आप देखेंगे जिले के जो सिविल मामले होते हैं, दीवानी मामले, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत जाते हैं। और यदि कोई आपराधिक मामले होते हैं वह आप देखेंगे सेशन कोर्ट अर्थात सत्र न्यायालय के अंतर्गत उसकी सुनवाई होती है। सभी गाँवों में कहते हैं ना कि जा रहे हैं कचहरी, जा रहे हैं, फौजदारी का मुकदमा इस तरीके से है या आपराधिक मुकदमा है, बस उसी की बात हो रही है। यदि आपराधिक मुकदमा है तो सेशन कोर्ट में वो सुना जाता है, यदि दीवानी मामला है तो वह आपके जिला न्यायालय में सुना जाता है। मन में यदि प्रश्न आए कि दीवानी मामले और आपराधिक मामलों में अंतर क्या है, तो दीवानी मामले वो होते हैं यहाँ पे जो मुख्य रूप से आप देखेंगे दीवानी मामले मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं। ऐसे मामले जो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति से संबंधित होते हैं दीवानी मामले होते हैं, जिला न्यायालय में सुनवाई होती है। और ऐसे मामले जो संपत्ति से संबंधित हो या ना हो, यदि उनमें शारीरिक क्षति हो जाए, कोई आपराधिक गतिविधि संलिप्त हो जाए, तो निश्चित तौर पे वो आपराधिक मामले हो जाते हैं, है ना। कोई छोटा जमीन का टुकड़ा हो 2 बीघा का, मान लीजिए 2 बीघा जमीन का टुकड़ा है और उस जमीन को लेकर के कोई विवाद हो गया, 2 भाई हैं पहुंच गए कोर्ट, दीवानी मामला है। अब उसी जमीन को लेकर के आपस में मारपीट कर लें, विवाद कर लें और तब जो है न्यायपालिका जाएं तो वो आपराधिक मामला हो जाता है। आपराधिक दीवानी के साथ साथ वो आपराधिक में आएगा, ध्यान रहे। अनुच्छेद 233, ये अनुच्छेद 200 आप देखेंगे 131 और ये अनुच्छेद 143, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात होती है। यदि हम लोग अपने शब्द में बोले तो कह सकते हैं कि पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। और संविधान के शब्दों में बोलें, न्यायपालिका के शब्दों में बोलें तो उसको कहा जाता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार ही सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों में अनुच्छेद 131 में आरंभिक क्षेत्राधिकार की, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है। यदि आरंभिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आप देखेंगे जिसे मूल क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, इसमें वो मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। जैसे राज्य का राज्य से विवाद हो जाए, राज्य का केंद्र से विवाद हो जाए, एक राज्य का केंद्र से या केंद्र का कई राज्यों से विवाद हो जाए, या आप देखेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है, उसकी भी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 71 आपने पढ़ा होगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, आरंभिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मामलों पर सुनवाई
केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत की कोई अन्य न्यायपालिका ऐसे मामलों पर सुनवाई नहीं करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में जब विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। ये आप लोगों का फेवरेट आप देखेंगे संख्या भी है, इसका आपके दैनिक जीवन में भी बड़ा उपयोग है। 143 आप देखेंगे। यदि इस अनुच्छेद की बात किया जाए तो यहाँ पे हाई कोर्ट के, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के यह आप देखेंगे एक प्रकार से कह सकते हैं कि सलाहकारी शक्ति की प्रावधान की बात की गई है। यह सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्राधिकार में आता है। जब भी कभी प्रेसिडेंट महोदय को, जब भी कभी राष्ट्रपति महोदय को आप देखेंगे कानूनी रूप से कोई सलाह प्राप्त करना होता है तो प्रेसिडेंट महोदय कानूनी रूप से, विधिक रूप से, विधिक या कानूनी आप देखेंगे सलाहकार की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि सलाह दे अथवा न दे, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वह सलाह माने अथवा न माने। सामान्य स्थिति में ऐसा ही होता है। इसके लिए कंडीशन है कि यदि उस कंडीशन में, जैसे आज़ादी के पहले, संविधान लागू हो जाने के पहले का कोई मामला है, उस कानूनी मामले पर यदि राष्ट्रपति सलाह मांग लेंगे सुप्रीम कोर्ट से तो वो फिर आप देखेंगे देना मैंडेटरी हो जाता है। फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य हो जाएगा। वैसे संविधान में इस तरीके से प्रावधान है। सामान्य रूप में ऐसा दोनों एक दूसरे से फ्री होते हैं। सोचेगा आर्टिकल 143 का कितना कमाल है कि ना सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव होता है और ना ही प्रेसिडेंट पर कोई दबाव होता है। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई बाध्यता नहीं होती है। बड़ा ही दमदार अनुच्छेद है। यह आप देखेंगे चारों के चारों मैंने बताए हैं। एक एक आर्टिकल में कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब बता दूं, ध्यान रहे सब इंपॉर्टेंट। 231 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह आप देखेंगे 231 लास्ट अनुच्छेद माना जाता है हाईकोर्ट से रिलेटेड। ये जो इंपॉर्टेंट थे सब के सब मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट की बात किया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 की बात होगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? बड़ा ही आप देखेंगे खूबसूरत प्रश्न है। इस प्रश्न का सभी साथियों को यहाँ पे आंसर करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की बात हो रही, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 32 आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है। अनुच्छेद 326 निर्वाचन आयोग में आप देखेंगे मत देने के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 245 आप देखेंगे यहाँ पे केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का प्रारंभ होता है, भाग 11, और यहाँ पे आपको बताता है कि क्या क्या केंद्र और राज्य के क्षेत्राधिकार होते हैं। तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे जो आपको यहाँ पे ध्यान से बताना है, ध्यान से आप देखेंगे तो इन तीनों अनुच्छेदों में आपके यहाँ पे आंसर देखने को मिलते हैं। और ये जो संसद है, ये संसद चाहे कानून बनाए, चाहे आप देखेंगे राज्य विधायिकाओं द्वारा कानून बनाए जाए, उनके नियमों और कानूनों पर जो प्राथमिकता देती है वह दोस्तों अनुच्छेद 245। जैसे आपको देखिएगा, जैसे 7वीं जो अनुसूची है, यहाँ पे 7th शेड्यूल की बात हो रही है। ये जो 7वीं अनुसूची है इसमें आप यूनियन लिस्ट देखते हैं। यूनियन लिस्ट अर्थात यहाँ पे केंद्र सरकार की बात होती है। स्टेट लिस्ट की बात होती है, अर्थात आप देखेंगे राज्य सूची के विषय की बात होती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट की बात होती है इसमें आप देखेंगे समवर्ती सूची का प्रावधान शामिल होता है। यदि यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो केंद्र, राज्य और यहाँ पे समवर्ती सूची, इन 3 प्रकार की सूचियों की बात होती है। 3 प्रकार की लिस्ट हैं। केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, कॉन्करेंट पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन यही आपको ध्यान देना है कि यदि केंद्र और राज्य के मध्य में कोई विवाद हो जाए, केंद्र और राज्य के मध्य में यदि कोई विवाद हो जाए तो वहाँ पे केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाती है। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पे 245 होगा। ये अनुच्छेद 13 बड़ा दमदार है। अनुच्छेद 13 फंडामेंटल राइट्स के स्टार्टिंग में आपको पढ़ने को मिलता है। और अनुच्छेद 13 यदि बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का दिल, आत्मा, हृदय माना है तो अनुच्छेद 13 भी अपने आप में कम नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका को रियल पावर यही देता है। अभी आपने देखा ना कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है अनुच्छेद 13 से ही इसका आधार निकल के आता है। न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है और स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यदि कोई ऐसा विधि या कानून जो राज्य द्वारा बनाया जाए और लोगों के मौलिक अधिकारों को कम करे, अल्पीकरण करे, या आप देखेंगे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, अगेंस्ट हो, तो ऐसे सभी कानून, नियम सब क्या माने जाएंगे? इलीगल और शून्य माने जाएंगे। और वह कानून को इलीगल, शून्य बताने की पावर किसको दे देता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अर्थात मूल रूप से न्यायपालिका को। इसीलिए न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार अनुच्छेद 13 के माध्यम से दोस्तों मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो ये अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जो भारतीय संविधान में लिया गया है वह दोस्तों आपको कहां से देखने को मिलेगा? कनाडा से। यह अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। और जो आपने अभी देखा 3 प्रकार की जो अनुसूचियों की बात हो रही है, जो 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, यही 3 प्रकार के दोस्तों अनुसूचियों में एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यदि कोई ऐसा विषय हो जो इन तीनों में शामिल न हो, उसी को दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अवशिष्ट शक्तियों में शामिल करते हैं। अर्थात अवशिष्ट विषय में उसको क्या करेंगे? अवशिष्ट विषय में शामिल कर देंगे। ऐसा विषय जो इन तीनों प्रकार की लिस्ट में नहीं है उसे अवशिष्ट विषय में दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं? शामिल कर लेते हैं। और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल दोस्तों किसके पास? केंद्र सरकार के पास होता है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो है कनाडा से। और इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 248। जैसे जब संविधान बना था, तो संविधान जब बना था तो उस समय हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं था, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही थी। अब आप 5G जो है इस तरीके से सिम यूज करते हैं, यहाँ पे 5G की बात नहीं थी, तमाम ऐसे इसरो नहीं था, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर नहीं थे हम, तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो इस तरीके से संविधान बनते समय, संविधान का निर्माण होते समय भारत में नहीं था। आज वर्तमान समय में वह विषय आपको देखने को मिलते हैं। उन सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और केंद्र सरकार जब भी उन पर कानून बनाती है तो ध्यान रहे कि यह अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करती है। यही आपसे पूछा जा रहा है, जिसका प्रावधान आपने लिया कहां से है दोस्तों? कनाडा से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यदि 47 की बात किया जाए, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? मान लीजिए कोई राज्य है और राज्य द्वारा यहाँ पे प्रार्थना किया जाए, तो भारत की जो संसद है अर्थात केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों उसके लिए कानून यहाँ पे बना सकती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रश्न, अभी आप देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पे आर्टिकल हैं, सबसे रिलेटेड आप देखेंगे आपको प्रश्न देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें 2 आर्टिकल तो आपके एकदम बिल्कुल फेवरेट हैं, जो लगातार परीक्षा में दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे यदि देखा जाए तो एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, अगर केंद्र सरकार से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दे कि आप हमारे लिए नियम कानून बनाइए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अनुच्छेद 252 का प्रयोग किया जाएगा। राज्य सरकार अनुच्छेद 252 का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार क्या करेगी? अनुच्छेद 252 का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के लिए क्या करेगी? अर्थात केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए कानून बना सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 253 और भी ज्यादा पूछा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि केंद्र सरकार कोई किसी भी देश से इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर ले, अंतरराष्ट्रीय समझौता कर ले, ऐसी स्थिति में आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार यदि अंतरराष्ट्रीय समझौता करती है और वह समझौता राज्य में लागू करना चाहती है, राज्य सरकार इसका विरोध करेंगे, उसके बावजूद भी उस राज्य सरकार में या उस राज्य में यहाँ पे उस अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने का केंद्र सरकार के पास शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकार विरोध कर रही है, राज्य सरकार आप देखेंगे विरोध कर रही है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को वहाँ पे वह कानून, वह नियम आप देखेंगे, वह एग्रीमेंट लागू करने की पावर प्राप्त है। वह अनुच्छेद 253 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया है। संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वह दोस्तों आपको अनुच्छेद 249 के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो ये संविधान में आप देखेंगे किसी भी विषय की बात करें कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान मतलब कानून बनाने की अनुच्छेद की बात कर रहा है संसद को, तो अनुच्छेद 249 हो जाएगा। ऐसे कानून मैंने आपको अभी बताया, डिटेल में इसको मैंने बताया है कि ऐसे कानून सदैव विशेष बहुमत से पारित होते हैं। विशेष बहुमत की उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, और वह बहुमत आधे कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। विशेष बहुमत के द्वारा यह कानून आप देखेंगे पास होता है। इस कानून के पास किए जाने पर इस कानून की वैधता 1 वर्ष तक होती है। इस कानून को यदि राज्यसभा, यह राज्यसभा की शक्ति है, मूलतः आप देखेंगे भले ही संसद शब्द यूज कर रहा है, यह राज्यसभा की अनन्य शक्तियां होती हैं। और राज्यसभा दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा जब भी इस प्रकार का कानून बनाएगा, यह कानून 1 वर्ष के लिए क्या होते हैं? 1 वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पे मान्य होते हैं। तो आपको ये सारे जो है जो प्रावधान है वो सब के सब यहाँ पे ध्यान देना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो अनुच्छेद 221 है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह
वेतन भत्ते सुख सुविधाओं की बात करता है। यह हाईकोर्ट से आप देखेंगे रिलेटेड है, हाईकोर्ट से संबंधित दोस्तों यहाँ पे प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। यह अनुच्छेद 115 जो है यह पार्लियामेंट से, इसके विधेयक से, जैसे विनियोग विधेयक जैसे जो है तमाम विधेयक होते हैं उनसे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल 183 है, यह आर्टिकल 183 दोस्तों राज्य विधानमंडल से संबंधित है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद या प्रश्न 49 का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अभी मैंने बताया, पिछले प्रश्न में मैंने अभी आपको बताया, इस प्रश्न का आप लोगों का आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है और कह रहा है कि ये जो संसद है, ये संसद भैया राज्य सूची के विषय पर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने का प्रयास कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने का, निर्माण करने की शक्ति इसको प्रदान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा है, यही आपको बताना है। बिल्कुल, कुछ साथियों के जो आप देखेंगे जवाब होते हैं वो बेहतरीन तरीके से आते रहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्टिंग से जुड़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और ऐसे ही ईमानदारी से मेहनत करने वालों के कंधे पर सितारे भी चमकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपसे चैलेंज अगर कर रहा हूँ तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न हैं ये हूबहू ऐसे ही आपकी परीक्षा में आएंगे और ये आप इनको बहुत आसान मत समझिएगा, ये सब अपने आप में टफ क्वेश्चन हैं और बड़ी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर आपके दरोगा के भी इसमें सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं। आइए देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 253 जो है वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राज्य सरकार विरोध भी करे, मान लीजिए कि मोदी जी जापान से कोई समझौता कर लें और योगी जी उसका विरोध करें कि उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन नहीं चलेगी, लेकिन उसके बावजूद यदि केंद्र सरकार ने जापान से समझौता किया है, चीन से समझौता किया है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन को चलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पर निर्माण कार्य होंगे, भले ही राज्य सरकार की इच्छा न हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार नियम कानून बना सकता है। यहाँ पे अनुच्छेद 252 की बात किया जाए, अभी हम लोगों ने देखा कि यदि राज्य चाहे तो केंद्र सरकार से अनुरोध करके अपने यहाँ नियम कानून बनाने की बात कर सकता है। अनुच्छेद 249 हमने आपको बताया कि जो अनुच्छेद 249 है इसके माध्यम से आप देखेंगे तो जो राज्यसभा है वह राज्यसभा को यहाँ पे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और राज्यसभा दोस्तों यहाँ पे कानून जो बनाता है वह राज्यसभा कानून बनाता है किससे रिलेटेड, तो दोस्तों आपको मालूम है कि राज्यसभा कानून बनाएगा राज्य सूची के विषय से संबंधित और यह राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ होती हैं, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑर्डिनेंस पावर की बात हो रही है, अर्थात राष्ट्रपति के आप देखेंगे अध्यादेश शक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है। किस अनुच्छेद, बड़ा ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर की बात हो रही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। जब भी अध्यादेश की बात होगी सबसे पहले तो आपको यही ध्यान से समझना होगा कि यह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। विधायी शक्ति अर्थात विधि निर्माण की जो शक्ति है राष्ट्रपति के विधि निर्माण शक्ति के अंतर्गत आता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी किया जाता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, यहाँ पे यदि पूछा जाए कि अध्यादेश यह कब जारी किया जाता है तो जब संसद का दोस्तों सत्र ना चल रहा हो। यहाँ पे आपकी परीक्षा में प्रीवियस प्रश्न पूछा गया है कि एक सत्र भैया या दोनों, कोई एक भी सत्र न चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर दूसरा आपसे कह रहा है कि क्यों जारी किया जाता है, यदि कोई तत्काल कानून बनाना अनिवार्य हो तब अध्यादेश जारी किया जाता है। इसकी जो अवधि होती है, इसकी अवधि यहाँ पे आप देखेंगे यह बहुत पूछता है, 6 माह और टोटल 6 सप्ताह दोस्तों मानी जाती है। इसकी अवधि 6 माह 6 सप्ताह होती है। इसके पीछे का कारण भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अनुच्छेद से संबंधित है बस आप इतना जानिए 6 माह 6 सप्ताह होती है। इस अध्यादेश की प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। अध्यादेश सदैव साधारण विधेयक अर्थात जो सिंपल आपके बिल होते हैं उन्हीं पर अध्यादेश दोस्तों जारी किया जाता है। यदि कभी पूछा जाए कि बजट, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, क्या इन पे कोई अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ऐसा नहीं। और अब वर्तमान में यह नियम प्रावधान है
कि भैया एक विषय पर केवल एक बार अध्यादेश जारी किया जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे आर्टिकल 123, यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 हो जाएगा। यदि राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं राज्य के स्तर पे तो आर्टिकल 213 हो जाएगा। बस 1-2 को आगे पीछे कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यह अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख करता है कि धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी, कि इसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होगा, कहां पे प्रस्तुत होगा, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करेगा, किस प्रकार के बहुमत से धन विधेयक पास होगा, कितना उसमें लोकसभा को शक्ति होगी, राज्यसभा, अर्थात धन विधेयक से संबंधित जो भी नियम प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक की यदि परिभाषा की बात किया जाए, धन विधेयक की आप देखेंगे यदि परिभाषा डिफिनीशन ऑफ मनी बिल की बात किया जाए तो डिफिनीशन ऑफ मनी बिल अनुच्छेद 110 में आपको देखने को मिलता है। यदि अनुच्छेद 124 की बात किया जाए तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इसमें प्रावधान है, आर्टिकल 124 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। बहुत खूबसूरत प्रश्न है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है और कह रहा है कि सर्वोच्च जो न्यायालय के न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाए जाने का प्रावधान है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यही जानना चाहिए कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह पूरे संविधान में केवल राष्ट्रपति जी के लिए है। हालांकि परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है जिनको इंग्लिश में आप रिमूवल प्रोसेस कहते हैं। हालांकि महाभियोग की जो इंग्लिश होती है वह राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, इम्पीचमेंट होगी। लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ध्यान से समझेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो कैग का अधिकारी हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन आप देखेंगे कमिश्नर यहाँ पे हो, इन सब को हटाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से आप देखेंगे रिमूवल प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे पदमुक्ति का पदच्युत करने की प्रक्रिया कहलाती है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों न हो, इन सबको हटाने की प्रक्रिया रिमूवल प्रोसेस होती है। तो ये महाभियोग शब्द है तो गलत, लेकिन अब प्रश्न में पूछा है तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की बात हो, खासकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया की बात हो रही है, इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। और डिटेल में यदि देखना चाहें तो इसको यहाँ पे मान लेते हैं अनुच्छेद 124(1), 124(2), 124(3), 124(4 ऐसे दे दे, तब क्या होगा परीक्षा में। अगर दमदार प्रश्न बनाना हो, एकदम दबंग प्रश्न बनाना हो अनुच्छेद से, तो पूछ लेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। और वहां पे अनुच्छेद 124 में 1, 2, 3, 4 चारों दे दे, तब क्या होगा, तो वहां पे आपको यहाँ पे आंसर लगाना होगा 124(4). इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो भैया आपका अनुच्छेद 124(4) हो जाएगा। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 256 आपने पढ़ा, यहाँ पे केंद्र सरकार के दिशा निर्देश की बात हो रही है। 151 आप जानते हैं कि जो कैग है अनुच्छेद 151 के तहत अपनी रिपोर्ट सौंपता है, ये कैग से संबंधित है। और कैग अपनी रिपोर्ट सौंपता है, किसको सौंपता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाते हैं। और जो अनुच्छेद 111 है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीटो पावर की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, राष्ट्रपति के वीटो पावर की शक्तियों का यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है। और ये जो वीटो पावर आप देख रहे हैं, वीटो पावर दोस्तों 3 प्रकार के वीटो पावर की बात होती है। राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति हैं, हमारे संविधान में 3 प्रकार के वीटो शक्ति की बात है। और जो अमेरिका के संविधान में प्रेसिडेंट को वीटो पावर दिया जाता है, वह वीटो पावर आप देखेंगे तो 4 प्रकार के वीटो पावर की दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। तो सही मायने में हमारे यहाँ 3 प्रकार का वीटो है। एक आत्यंतिक वीटो होता है जिसको पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। एक निलंबनकारी वीटो होता है जिसको सस्पेंसिव वीटो के रूप में आप जानते हैं। और एक दोस्तों यहाँ पे होता है पॉकेट वीटो, जिसको जेबी वीटो के रूप में आप जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे सलाह लेने की, परामर्श की बात होगी, तो इसको डिटेल से मैंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय से यदि परामर्श लेंगे, किस बात के लिए परामर्श लेंगे, यहाँ पे विधि या कानून के मामले में, विधि या आप देखेंगे कानून के मामले में राष्ट्रपति महोदय परामर्श लेंगे। और विधि या कानून के मामले में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यह परामर्श लेने की पावर अनुच्छेद 143 में मैंने बताया, आर्टिकल 143। यह आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की पावर है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होती है वह परामर्श दे अथवा न दे स्वतंत्र है। और राष्ट्रपति भी उस परामर्श को, यदि परामर्श देती है सुप्रीम कोर्ट, तो उस परामर्श को माने न माने वह भी स्वतंत्र है, कोई बाध्यता नहीं होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, अनुच्छेद 352 में आप देखेंगे राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान है। चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इन सबसे प्रश्न आप देखेंगे पीछे देख चुके हैं आप, मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। अब आइए इस प्रश्न का आंसर करिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनराविलोकन कर सकता है। कितना बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे ये पावर पूरे भारत में सिर्फ एक ही न्यायपालिका के पास है और वो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट। आप इसका एग्जाम्पल से भी समझें तो समझ सकते हैं। बेरुवारी वाद में कहा जा रहा है कि जो प्रियम्बल है, बेरुवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट कहती है प्रियम्बल जो है संविधान का भाग ही नहीं है, और वहीं केशवानंद भारती वाद में न सिर्फ भाग मानती है बल्कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा मान लेती है। तो अपने ही दिए गए जजमेंट को क्या करती है, चेंज करती है, और यह पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ज्यूरिडिक्शन आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे आपको यह देखने को मिलता है कि यह आप देखेंगे किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, तो यह अनुच्छेद आपका 137 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 जो है, यह अनुच्छेद 137 आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि अपने ही दिए गए जजमेंट पे क्या करे, वह फिर से सुनवाई कर सके। हाँ, ये बात अलग है कि मान लेते हैं कि किसी जजमेंट में 3 जज 5 जज ऐसे उपस्थित होकर के वहाँ पे अपना एक प्रकार से फैसला सुनाए हो, तो अब जब उसी विषय पर फिर से जजमेंट की बात होगी तो वहाँ पे जजों की संख्या बढ़ा दी जाती है। ये याद रखिएगा, पिछली बार से ज़्यादा जज होंगे, ये अनिवार्य है, क्योंकि उतने ही जज या उससे कम जज यदि आप देखेंगे उस खंडपीठ में होंगे तो ये माना जाएगा कि इससे बेहतर, जैसे जजों की संख्या जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा आप देखेंगे उस निर्णय को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। हमेशा जजों की संख्या बढ़ा दी जाती है। अनुच्छेद यदि 143 की बात हो, आपने पढ़ लिया है, अनुच्छेद 143 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 139 आपकी परीक्षा में तो नहीं पूछेगा, लेकिन सीडीएस में एक बार प्रश्न आया था, और सीडीएस में ये प्रश्न 2024 का ही है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होता है जिसका एग्जाम यूपीएससी लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वहाँ पे पूछा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार होते हैं, रिट जारी करने की शक्ति होती है, तो रिट से संबंधित आप देखेंगे जो प्रावधान है वो आर्टिकल 139 में भी, जैसे अनुच्छेद 32 आप पढ़ते हैं वैसे ही आर्टिकल 139 में भी रिट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। ये सीडीएस का हुआ प्रश्न है, इतना डीपली आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। दरोगा का भी लेवल आप देखेंगे बहुत ऊपर नहीं है। ये सब प्रश्न आपको मैं इतने डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि भारत की किसी भी परीक्षा में, दरोगा तो छोड़िए, भारत की किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे सबकी विधिवत चर्चा की जा रही है, यह दोस्तों याद रखेगा। सब के सब दमदार और इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी, विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी। यह आपसे बस इतना कहना चाहता है कि जो भैया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात आप करते हैं, यदि आप देखें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की आप बात करते हैं, सबसे सर्वोच्च स्तर पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। यदि सबसे सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर आप देखेंगे हाई कोर्ट है, और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट आपके कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय जिसको आप कहते हैं। यदि सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो तो बस इतनी सी बात कही जा रही कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जो जजमेंट हैं भारत के सभी न्यायपालिका पर भैया क्या होते हैं, लागू होते हैं। आसान सा प्रश्न है, यह आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे बात किया जाए तो आसान सा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए इस प्रश्न का दोस्तों आंसर देखा जाए। इस प्रश्न के यदि आंसर की बात किया जाए तो यह प्रश्न का आंसर जो होगा वो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको ध्यान रहे अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की ये पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय हैं, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देता है वो भारत के सभी न्यायालयों पर क्या होंगे, भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। अनुच्छेद 142 में क्या है, अनुच्छेद 142 में मूलतः आपको देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वह सुप्रीम कोर्ट आप देखेंगे अपने निर्णयों को लागू करने के लिए भी निर्णय दे सकती है। यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अर्थात अपने दिए गए जजमेंट को भी फिर से लागू करने की पावर, फिर से लागू कराएं। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया कि यह काम हो जाना चाहिए, ये सजा सुनाई, ये फैसला सुनाया, अब उस फैसले को भी यहाँ पे मान लीजिए उस फैसले पर सरकार ने अमल नहीं किया या वो फैसला नहीं आप देखेंगे पूरी तरीके से लागू हो पाया, तो उस फैसले को लागू कराने के लिए भी निर्णय दे सकती है। यह पावर अनुच्छेद 142 में है। 143 मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे बताया
कि 143 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें एडवाइजरी पावर की बात होती है, 144 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 की बात किया जाए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कल इसको डिटेल से मैंने पढ़ाया था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। जो बचे हुए प्रश्न हैं, अब मैक्सिमम अनुच्छेद मैं पढ़ा चुका हूं, अब जो बचे हुए प्रश्न हैं थोड़ा सा तेजी से हम लोग क्या करते हैं, लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कर रहा है, आपको मैंने ये बताया था, यहाँ पे मैंने एक डिटेल में एक अनुच्छेद और बताया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तब होगा जब यहाँ पे बात होगी संविधान के अतिक्रमण की, अर्थात संविधान के अतिक्रमण के आधार पर यदि महामहिम अर्थात राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो संविधान के अतिक्रमण करने पे, संविधान के अतिक्रमण कर जाने पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भैया जो आर्टिकल 56 का ख है, इसमें यह आधार है कि अनुच्छेद 56 ख में यह बताया गया है कि संविधान का यदि अतिक्रमण करते हैं तो अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है और राष्ट्रपति महोदय को यहाँ पे पदमुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 75 मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कल मैंने डिटेल से अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI है, महान्यायवादी से संबंधित, यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद आप देखेंगे ये जो 85 है, ये सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में ये भी आता है। और जब भी संसद के सत्र की बात होगी, इसमें यह प्रावधान है कि संसद के सत्र को आहूत करना, संसद के सत्र को सत्रावसान करना, और संसद के जो सत्र हैं, खासकर निचली सदन जो लोकसभा है, उसका विघटन करने की जो शक्ति होती है, वह दोस्तों राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, इसमें आप जानते हैं कि वर्ष में कम से कम 2 बैठक का होना अनिवार्य होता है, और वर्ष में कम से कम 2 बैठक, और 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 85 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब के सब दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पे देखा जाए संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का आप देखेंगे प्रावधान है, ये मैंने कई बार पढ़ाया है। अनुच्छेद यहाँ पे 63, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आपकी परीक्षा में ये भी पूछता है कि भैया ये जो उपराष्ट्रपति का पद है हमने कहाँ से लिया है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमने इस पद को अमेरिका के संविधान से लिया है। अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 63 में यही अंतर है। अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक यहाँ पे राष्ट्रपति होगा जिसका पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। अनुच्छेद 63 में कहा जाता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका पद रिक्त भी हो जाए। जैसे आप देखेंगे अभी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, तो उनके बाद लगभग 1.5 से पौने 2 महीने तक ये पद क्या था, बिल्कुल इस तरीके से उपराष्ट्रपति का खाली था। अनुच्छेद 53 की बात किया जाए, अनुच्छेद 53 में कहा जाता है कि संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां आपको याद रहे राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 76 दोस्तों यहाँ पे महान्यायवादी से है। सारे अनुच्छेद मैं आपको लगातार बताते चल रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है सबकी चर्चा दोस्तों मैं कर दे रहा हूँ। आइए तेजी से देखा जाए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यदि सामूहिक जिम्मेदारी की बात किया जाए तो लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कल मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया था। इस प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। यदि इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर देखा जाए तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे बताना है, अनुच्छेद 75 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 3 की बात होगी। भारतीय संविधान में आप देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप देखेंगे 75 3 में यह प्रावधान है कि जो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यह किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो यह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। सभी साथियों को यहाँ पे ध्यान रहे, अनुच्छेद 75 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 74 में आपने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे। अनुच्छेद आप देखेंगे 76 में महान्यायवादी की बात लगातार हो रही है। 73 उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। आइए देखा जाए, यह प्रश्न संख्या 58 की बात किया जाए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदमुक्ति को विवेचित करता है। तो जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जी सर बताएं। हाँ सर बताएं। हाँ सर।
फ्री हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, यदि यहां पे देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा यदि दोस्तों देखा जाए तो भारतीय संविधान के यहां पे पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा यहां पे पदमुक्ति की बात करता है। तो अनुच्छेद भैया यहाँ पे देखेंगे तो अनुच्छेद 75 एक हो जाएगा। केंद्र सरकार की दोस्तों बात किया जाए तो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद और यहाँ पे नियुक्ति पदमुक्ति की बात की जा रही है। सभी साथियों को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों देखा जाए तो अनुच्छेद आप देखेंगे यहाँ पे 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अनुच्छेद 110 मैंने आपको बताया लोकसभा से संबंधित, लोकसभा की परिभाषा से दोस्तों संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे भी प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं। यदि देखा जाए तो भारत के आप देखेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इसको मैंने कई बार पढ़ा है, कल से लेकर के आज तक में ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पे आर्टिकल आपका 76 हो जाएगा। और आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति द्वारा इनके महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और जो महान्यायवादी का पद है, यह दोस्तों आपको मालूम है कि जो महान्यायवादी का पद होता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 76 ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। और इसका जो एक प्रकार से कल मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था, इसकी योग्यता क्या होगी, इसके आप देखेंगे वेतन क्या होंगे, ये सब अगर जानना हो, या इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह किस प्रकार का कार्य करता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है, प्रथम विधिक अधिकारी, भारत सरकार का वकील एक प्रकार से सामान्य रूप में माना जाता है। कल की क्लास देखेंगे, डिटेल में है। अनुच्छेद 53 में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 53 में यहाँ पे यह अभी मैंने बताया कि संघ की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में। यहाँ पे यदि बात किया जाए तो आप देखेंगे और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 में। यदि 79 की बात किया जाए तो ये बताता है कि भैया संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, और संसद के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनती है। आइए इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर देखा जाए, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह आपको मालूम है कि संसद में यदि एक वर्ष में देखा जाए तो जो संविधान में प्रावधान है कि कम से कम एक वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए। वर्ष में कम से कम आप देखेंगे कितनी बैठक होनी चाहिए, 2, और 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और जो बैठक भी होती है उस बैठक को आपको दोस्तों मालूम है कि उस बैठक में यहाँ पे यह आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा ही उस बैठक के सत्र को आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ही उस सत्र का सत्रावसान किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ही लोकसभा के अर्थात निचली सदन का दोस्तों यहाँ पे विघटन किया जाता है। यदि इस प्रश्न की बात किया जाए तो आप जानते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मैंने अनुच्छेद 85 इसको डिटेल से अभी आज ही पढ़ाया है कुछ देर पहले। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 81 आप जानते हैं कि अनुच्छेद 81 लोकसभा के कंपोजिशन से, लोकसभा के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 83 लोकसभा और राज्यसभा में ये सब जो सदस्य होते हैं उनसे संबंधित है। यहाँ पे 82 जो है उनके अवधि से संबंधित है, लोकसभा और राज्यसभा से सब संबंधित आपके आर्टिकल हैं, याद रखेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। या आप जानते हैं कि लोकसभा को भंग करने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, संसद के सत्र को आहूत किया जा सकता है, संसद के सत्र का सत्रावसान किया जा सकता है। सारे काम दोस्तों यहाँ पे करता कौन है, सारे काम राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, यदि प्रश्न हो कि सदन को स्थगन, जो है सदन का स्थगन कौन करता है, अर्थात यदि यहाँ पे प्रश्न हो कि एडजॉर्नमेंट बोलते हैं स्थगन को, इंग्लिश में एडजॉर्नमेंट बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट ऑफ लोकसभा, एडजॉर्नमेंट ऑफ राज्यसभा की बात हो तो लोकसभा में आप देखेंगे जब भी सदन को स्थगित करने की बात होगी, लोकसभा में हमेशा स्थगन किसके द्वारा, लोकसभा में दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है स्थगन स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और यदि यही राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में जो स्थगन होता है यह दोस्तों आपको मालूम रहे चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपको ध्यान रहे, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 356 मैंने पढ़ाया है, 95 आप देखेंगे तो लोकसभा के जो एक प्रकार से पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और यहाँ पे एक महासचिव का पद होता है, उनसे संबंधित 93 से 97 तक उन्हीं से संबंधित होता है। उसी के मध्य अनुच्छेद जो है 95 है। यदि 365 की बात किया जाए, अभी मैंने डिटेल में बताया कि केंद्र सरकार का अनुसरण, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, यदि
राज्य सरकार नहीं मानती है तो उन पे अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाएगा यदि वो 365 का उल्लंघन करते हैं। 5 और 6 को आगे पीछे करके मैंने अभी बढ़िया से बताया है। संविधान के किस अनुच्छेद की बात हो रही है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? बहुत खूबसूरत प्रश्न है। संविधान में आप देखेंगे जब भी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, जब भी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, संविधान के अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति महोदय हैं, यह संयुक्त बैठक का प्रावधान करते हैं। राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके ज्वाइंट सेशन का प्रावधान करते हैं। ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है दोस्तों, आपको मालूम है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यदि इसके बाद कोई यहाँ पे अन्य फैक्ट की बात किया जाए तो ये जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक लोकसभा और दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं एक साथ आप करके किसी साधारण जो है विधेयक को, याद रहे ये इंपॉर्टेंट है, जब भी लोकसभा राज्यसभा की बात होगी तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक किसी साधारण विधेयक के संबंध में होगा। कोई अन्य विधेयक हो, चाहे वो बजट हो लोकसभा में, या चाहे वो बजट हो, वित्त विधेयक हो, धन विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो, और किसी विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान सिर्फ साधारण विधेयक के संदर्भ में होता है। सबसे पहले ज्वाइंट सेशन का जो प्रावधान हुआ था 1961 में, आप देखेंगे दहेज से संबंधित जो विधेयक है वह 1961, उससे संबंधित यहाँ पे ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, यदि संयुक्त बैठक हुआ तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सबसे पहले स्पीकर करेंगे। यदि ये नहीं है तो वहाँ पे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर करेंगे। यदि ये भी नहीं है तो आपको यहाँ पे याद रखना है डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यह प्रावधान दिया कहाँ पे है? तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 सब क्लास 4 में आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 सब क्लास 4 में यह आपको बताया जाता है कि भैया जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो रही है, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता हमेशा स्पीकर करेगा या अध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति करेगा। यहाँ पे देखिए एक जो है पॉइंट गायब है, सभापति। कभी भी सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति, सभापति मतलब कौन हुआ? उपराष्ट्रपति। कभी भी उपराष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। अगर इसके भी आगे बढ़ें, हालांकि पूछेगा नहीं, इसके भी आगे बढ़ें तो आप देखेंगे यदि यह तीनों नहीं है तो उपस्थित सदस्य आपस में से किसी एक को एक दिन के लिए अध्यक्ष चूज करेंगे, मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे उप जो राष्ट्रपति है, सभापति को अध्यक्षता करने की इजाजत संविधान में नहीं दी गई है। याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 108 होगा। 110 धन विधेयक से है। अनुच्छेद 112 आप देखेंगे यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप यहाँ पे क्या कहते हैं? बजट। पूरे आप देखेंगे भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द अनुच्छेद 112 में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी साथियों को ध्यान रहे, यदि लोकसभा की बात हो, यदि आप देखेंगे राज्यसभा की बात हो, तो लोकसभा और दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा के संयुक्त, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त विषय के जो प्रावधान है दोस्तों, आप जानते हैं अभी मैंने बताया कि संयुक्त बैठक की बात होगी, सीधे सीधे आंसर लगाइए। 108 इसको डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। 105 बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह संसद के विशेषाधिकार से, अर्थात जो सांसद हैं, संसद के सदस्य मतलब सांसद, और सांसदों के आप देखेंगे विशेषाधिकार से संबंधित, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके सांसदों के विशेषाधिकार क्या हैं। ये सारे के सारे आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। ये सब प्रश्न आपको इतनी बार इतनी बढ़िया से मैंने पढ़ा दिया है कि अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि अभी जो धन विधेयक से संबंधित मान लीजिए ये प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। मैंने पढ़ाते समय आपको कई बार बता दिया कि भैया धन विधेयक से संबंधित जो प्रक्रिया है, यदि धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया की बात किया जाए कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो आप जानते हैं कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति की, अब एक एक पॉइंट देख लीजिएगा, इसी बार खत्म हो जाइए, अब इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो डिटेल में नहीं बताएंगे। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है किसके लिए? धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। ये पहला पॉइंट देख लीजिए। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि भैया ये प्रमाण जो है प्रस्तुत पेश कहाँ किया जाता है, तो यह आप देखेंगे सदैव पेश केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसको प्रमाणित कौन करता है? एक बार आपकी परीक्षा में पूछा था, प्रमाणित के स्थान पर यहाँ पे निर्धारित कि धन विधेयक को निर्धारित कौन करता है, प्रमाणित कौन करता है, तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वह इसको प्रमाणित या निर्धारित करता है, बताता है सभी को कि भैया ये धन विधेयक है,
धन विधेयक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। और जो धन विधेयक होता है यह सदैव आपको दोस्तों मालूम रहे कि साधारण बहुमत से क्या होता है, पास किया जाता है। धन विधेयक साधारण बहुमत से पास होता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खूब परीक्षा में पूछा जाता है। और इन्हीं सब प्रक्रियाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित है, अर्थात कि इसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होगा, कहाँ पेश होगा, कौन प्रमाणित करेगा, किस प्रकार के बहुमत से पास होगा, सब प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जो एक कॉमन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वही अनुच्छेद 110, जो ये पूछा गया प्रश्न है कि भैया धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की जो परिभाषा होती है, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 110 में आपको देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 124 अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 124 आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बात हो रही भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। बहुत खूबसूरत प्रश्न है। यहाँ पे आप देखेंगे संचित कोष की बात हो रही है। यदि हम लोग कंसोलिडेटेड फंड से देखा जाए तो इस तरह के प्रश्न जब कभी भी आ जाएं, इतने ताबड़तोड़ और इतने दबंग प्रश्न आ जाएं, हालांकि संचित निधि की जो मूल संचित निधि का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 266 का एक हो जाता है, लेकिन जब इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो आपको वहाँ पे सभी के साथ चले जाना है। कभी भी यहाँ पे उपर्युक्त सभी जैसा विकल्प हो तो सामान्यतः नेगेटिव मार्किंग ना हो तो परीक्षा में यही ऑप्शन आपको चूज कर लेना चाहिए। ये सारे के सारे जो दिए गए अनुच्छेद हैं ये सब संचित कोष से संबंधित हैं। और यदि कंसोलिडेटेड फंड की अलग से बात किया जाए तो अनुच्छेद 266A में संचित निधि के संबंध में दोस्तों यहाँ पे प्रावधान आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी है। यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी कई बार मैंने आपको पढ़ा है। यह प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी की बात किया जाए तो दोस्तों आप यहाँ पे प्रेस कहें या एक शब्द और आप देखेंगे यहाँ पे पूछ सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता या भैया झंडा फहराने की जो आज़ादी है, झंडा फहराने की जो आज़ादी है वह आपको किस अनुच्छेद में है। या इसी को आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपको यहाँ पे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान देखने को मिलता है। तो वाक और अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A लगा लीजिएगा, अनुच्छेद 19A में आपको देखने को मिलता है। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विधि की समझ, क्षमता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 21A, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कल ही कि यहाँ पे राइट टू एजुकेशन का प्रावधान जोड़ा गया। मूल संविधान में ये शामिल नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 21A जोड़ करके, मूल संविधान में ये शामिल नहीं था, अनुच्छेद 21A दोस्तों यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे शिक्षा के अधिकार की बात की गई। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 25 आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है और धार्मिक स्वतंत्रता की बात में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, प्रसार करने, उसका आचरण करने, इन सब की आज़ादी अनुच्छेद 25 के माध्यम से हमें आपको यहाँ पे प्राप्त है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। प्रश्न संख्या यहाँ पे 67 की बात करिए। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। जाहिर सी बात है, बच्चों के शोषण की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट्स में दोनों तरह के आप देखेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स में ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है। बच्चे सोचते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हो रही है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23-24 दोनों में दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 23 और 24 में अंतर है। अनुच्छेद 23 में जो यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है, यह प्रावधान आप देखेंगे बलात् श्रम से, अर्थात बधुआ मजदूरी, जबरदस्ती किसी से मजदूरी न कराया जाए, कम वेतन पे काम न कराया जाए, या मानव दुर्व्यापार। यहाँ पे आप देखेंगे तो मानव दुर्व्यापार की बात होती है। बधुआ मजदूरी और मानव दुर्व्यापार आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। बधुआ मजदूरी और मानव दुर्व्यापार की यहाँ पे बात की जाती है, जो कि आर्टिकल आपके 23 में देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों से संबंधित जो प्रावधान है वह आपका अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक स्थान में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक स्थान में नियोजन में दोस्तों नहीं लगाया जाता है। ध्यान रहे, बढ़िया प्रश्न है। अनुच्छेद 17 आपको कल पढ़ाया गया था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत के अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 आप जानते हैं, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 1 A, B, C, D, E और G में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 2 से अनुच्छेद 19 6 तक उसी स्वतंत्रता पर यहाँ पे
तार्किक प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। बढ़िया प्रश्न है, इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कल डिटेल से पढ़ाया गया था। अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पे 29 है। यदि अनुच्छेद 29 की बात किया जाए तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात हो रही है। यदि यहीं पे पूछ लिया जाता कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार कहाँ पे है, तो वो भैया आप देखेंगे अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार अनुच्छेद आपके 30 में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दमदार प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 32 पढ़ा चुके हैं, 19 पढ़ा चुके हैं, 14 पढ़ा चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर देखेगा, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कई बार पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद 32 जो है बाबा साहब ने यहाँ पे इस अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का दिल हृदय आप देखेंगे आत्मा माना है। अर्थात जो भारतीय संविधान का दिल हृदय आत्मा माना गया है वह अनुच्छेद 32 है। और यह अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को भारत के जो भी नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की हिफाजत करने की, रक्षा करने की यहाँ पे पावर देता है। भारतीय नागरिकों के यदि मौलिक अधिकारों को कोई छीनने का प्रयास करे तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत उसके मौलिक अधिकारों को, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगी, ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 74 पढ़ा चुके हैं, 54 पढ़ा चुके हैं, 61 पढ़ा चुके हैं। 54 न भूलिएगा, इसमें इलेक्शन ऑफ आप देखेंगे इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात होती है। राष्ट्रपति के आप देखेंगे चुनाव की बात होती है, निर्वाचन की बात होती है। आइए इस प्रश्न का आंसर करिएगा। जो भी प्यारे साथी इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को निश्चित तौर पे लाइक कर दीजिएगा। बड़े ही दमदारी से आपके लिए यह क्लास जो है बनाई गई है, सारे प्रश्न बनाए गए हैं और ये क्लास बड़ी ही दमदारी से आपके लिए उपस्थित की जा रही है ताकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित प्रश्न देखने को मिलें। तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों से इस क्लास को शेयर करिए, अपना खूब प्यार और समर्थन दीजिए ताकि आपके लिए और बेहतर प्रयास करने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को कितना खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है, आयरलैंड से लिया गया प्रावधान है। कल इससे संबंधित तमाम आप देखेंगे प्रश्न आए थे। अनुच्छेद 36 से 51 की बात हो रही है। भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भारतीय संविधान के आप देखेंगे भाग 4 की बात हो रही है। आइए देखा जाए भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी, यदि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात किया जाए तो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर ऑफ स्टेट दोस्तों आप जानते हैं भाग 4 में अभी आपने देखा, भाग 4 में जो डीपीएसपी का प्रावधान है, डीपीएसपी के प्रावधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात होती है। लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात हो रही है, मुख्यतः अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान देखने को मिलता है। हालांकि 38 है नहीं, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हम लोग 39 के साथ चले जाएंगे, क्योंकि जो अनुच्छेद 38 है, यदि वह अनुच्छेद 38 नहीं है तो उसी कल्याणकारी राज्य के निर्देश की बात यहाँ पे आर्टिकल 39 में भी देखने को मिलती है। अनुच्छेद 31 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अनुच्छेद 49 आप देखेंगे डीपीएसपी में कहता है कि जो भी भारतीय राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल हैं उनके संरक्षण और उनके हिफाजत की बात अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 51 में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अर्थात विदेश नीति के पालन की बात की गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत की लिए संगठित करने के निर्देश देता है? कल इसको बहुत डिटेल में पढ़ाए थे डीपीएसपी को। यहाँ पे अनुच्छेद 40 हो जाएगा। इससे रिलेटेड कितने प्रश्न बन सकते हैं ये भी कल मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 40 पूछता है, फिर डीपीएसपी का नाम पूछता है, फिर भाग 4 पूछता है, फिर आप देखेंगे ग्राम पंचायतों का संगठन गठन पूछता है, या पूछता है कि किसकी विचारधारा, तो गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित। ये सब प्रश्न आपको देखेंगे अनुच्छेद 40 में इस तरीके से पूछता है, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और ग्राम पंचायतों के गठन का यह प्रावधान आप देखेंगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 48 में कल मैंने बताया था कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात है। अनुच्छेद 46 में आपको दोस्तों पढ़ाया गया है एससी एसटी जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, एससी एसटी महिलाएं, बच्चे, विकलांग, बुजुर्ग, इनको राज्य क्या करेगा, इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 46 में आप जानते हैं 51 को 32 बार बताया जा चुका है। इस प्रश्न में दोस्तों आप देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो जाहिर सी बात है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया अनुच्छेद 51A में। और किस भाग को बनाया गया? तो नया भाग बनाया गया 4A, नया भाग है 4A। किस संविधान संशोधन के माध्यम से?
तो दोस्तों आप जानते हैं 42वां किस वर्ष हुआ, तो 1976 में। किसकी सिफारिश पर हुआ, तो आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ। किस देश से यह मौलिक कर्तव्य का प्रावधान दोस्तों लिया गया, तो आप देखेंगे रूस के संविधान से प्रेरित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। निश्चित तौर पे प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। प्रश्न पूछने की प्रकृति अलग होती है, लेकिन कभी कभी विकल्प आंसर क्या होते हैं, बिल्कुल आप देखेंगे एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो संघ की कार्यपालिकी शक्तियां, यदि यहाँ पे कार्यपालिकी शक्ति कहे, यहाँ पे प्रशासनिक शक्ति कहे, अधिशासी शक्ति कहे, कुछ भी कहे, इंग्लिश में इसको एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। ये समस्त शक्तियां, संघ के स्तर की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और अनुच्छेद आप देखेंगे 53 होगा। आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे, अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की बात करता है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। ध्यान रहे, बेहतरीन प्रश्न है। यदि संविधान में पूछा जाए कि संविधान को अंतिम रूप से पारित जब किया गया तो उसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, क्या कैसे थी, तो जब मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद थे। आज वर्तमान में लगभग आप देखेंगे गणना की दृष्टि से 470 हैं। यहाँ पे 8 अनुसूचियां थी। अब आप देखेंगे लगभग यह 12 आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा, 12 आपके अनुसूचियां हैं। यदि भाग की बात किया जाए तो मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे, आपको दोस्तों यहाँ पे मालूम है। और अब वर्तमान में गणना की दृष्टि से टोटल 25 आप देखेंगे यहाँ पे भाग देखने को मिलते हैं। तो ये अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद आपके 395 थे वर्तमान में मूल संविधान में। ये सब मूल संविधान में है, ये सब वर्तमान की स्थिति है। यहाँ पे 470 प्लस करिएगा तब आपका ये एग्जैक्ट राइट होगा। इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आपको कई बार पढ़ाया गया है, समझाया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये भारतीय संविधान के भाग 1 में, भारतीय संविधान के भाग 1 में आप देखेंगे कई बार आपको पढ़ाया गया है। और यह प्रावधान भी भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में आपको देखने को मिलता है। अर्थात इंडिया जो है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और जो ये यूनियन शब्द लिया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट की बात होती है। यूनियन शब्द आप देखेंगे हमारे संविधान में, यह राज्यों के संघ का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है। और यहाँ पे जो राज्यों के संघ के लिए हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में आप देखेंगे नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश की बात करता है। जैसे ही कोई भारत का यहाँ पे, जैसे भारत के कोई विदेशी देश भारत में शामिल होना चाहे, अर्थात भारत के विद्यमान राज्यों की यहाँ पे बात नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल सिक्किम आप लेकर के अनुच्छेद 2 को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हैं कि कोई भी नया राज्य हो, उसकी स्थापना और प्रवेश भारत में कराना हो तो वह अनुच्छेद 2 दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अनुच्छेद 3 की बात यदि किया जाए तो अनुच्छेद 3 में आप देखेंगे जो विद्यमान राज्य हैं, विद्यमान राज्यों के पुनर्गठन की बात होती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यहाँ पे आपके स्टेट की बात होती है। जो भी विद्यमान राज्य हैं, जैसे भारत में वर्तमान में विद्यमान राज्यों की संख्या 28 है। 28 राज्यों में यहाँ पे उनके सीमा में वृद्धि कमी करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, 2 राज्यों से 1 राज्य का निर्माण करना, 1 राज्य से 2 राज्यों का निर्माण करना या 2 से अधिक राज्यों का निर्माण करना, ये सभी आप देखेंगे जो भी गतिविधियां हो रही हैं विद्यमान राज्यों में होती हैं। और विद्यमान राज्यों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 आपको दोस्तों याद रखना है। अनुच्छेद 4 सिर्फ इतना कहता है कि जो आपके अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होगा वह संसद साधारण बहुमत के माध्यम से करेगी। इसका कोई भी संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से कोई भी यहाँ पे संशोधन होता है तो संसद वहाँ पे संशोधन सदैव विशेष बहुमत के माध्यम से करती है। तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा 1 2 3 4 दिया है और भाग 1 में यही 1 2 3 4 की बात होती है, तो आपका भाग 1 कंप्लीट हो गया है ना। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे मस्तिष्क पढ़ सकते हैं। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपसे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ यहाँ पे बताया गया है। और राज्यों के संघ का अर्थ क्या होगा, यदि कभी आपसे प्रश्न पूछे कि राज्यों के संघ का अर्थ क्या है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि राज्यों के संघ का अर्थ यह है कि भारत का कोई भी राज्य भारत देश से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 की बात हो रही है। और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद आपको 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है।
और ये जो नागरिकता का प्रावधान है, यह सभी दोस्तों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, और ये जो ब्रिटेन से लिया गया प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान देखने को मिलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सभी साथियों को ध्यान रहे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये 36 से 51 अभी आपने पढ़ा कि 36 से 51 डीपीएसपी में। 12 से 35 की बात किया जाए तो 12 से 35 आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में आपको देखने के अनुच्छेद मिलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 की बात की जा रही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान देखने को मिलता है, जो कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से आधारित है। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित भारत का यह संवैधानिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, यह आपको 12 से 35 में देखने को मिलता है। 5 से 11 अभी आपने देखा कि 5 से 11 नागरिकता की बात की गई है, बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने को है। यदि यहाँ पे देखा जाए कि नागरिकों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है, तो जब भी आपसे कभी प्रश्न पूछे तो आपको यहाँ पे अनुच्छेद 16 याद रखना है। रिजर्वेशन की बात होगी तो अनुच्छेद आप देखेंगे 16 हमेशा याद रखिएगा। यदि बहुत डिटेल में प्रश्न पूछे, आपसे पूछ रहे कि भैया किस अनुच्छेद में यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है, अनुच्छेद 16, 1, 2 और 3 और 4 इस तरीके से पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आरक्षण की बात होगी, अर्थात रिजर्वेशन हमेशा अनुच्छेद 16, 4 में आपको देखने को मिलता है। तो ये याद रखेगा। कभी अब जैसे यहाँ पे दिया है 14, 15, 16, 17 ऐसे दे दे, तब तो आप 16 छांट लेंगे, और यदि 1, 2, 3, 4 16 ही दे दे, 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3, 16, 4, तो आपको यहाँ पे अनुच्छेद 16, 4 के साथ जाना है। तो सभी साथियों को ध्यान रहे कि वहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान अनुच्छेद 16, 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 23 यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी प्रकार से जो भी बलात्श्रम और बधुआ मजदूरी वगैरह या मानव दुर्व्यापार है, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात यहाँ पे देता है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त, छुआछूत मतलब अनटचबिलिटी की बात कर रहा है, अनुच्छेद 17 बताया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की क्षमता अभी मैंने पढ़ाया। अनुच्छेद आप देखेंगे 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, एंड ऑफ टाइटल्स। अनुच्छेद 19 में या आप देखेंगे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सब के सब प्रश्न हैं। अगर एक विकल्प के एक प्रश्न में 4 विकल्प को हम लोगों ने पढ़ा तो 8 चौक 32 लगभग 320 अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं, और 2 यह प्रश्न एक्स्ट्रा हैं, और 2 प्रश्न का मतलब है 8 प्रश्न। तो आप देखेंगे लगभग आपके 328 आर्टिकल्स हो गए। मान लीजिए 2-4 प्रश्न में एक आध विकल्प छूटे भी होंगे और चारों विकल्प नहीं हुए होंगे, तब भी आप 300 अनुच्छेद पढ़ गए हैं। अरे कितना पूछ लेगा यूपीएससी भाई, अनुच्छेद से 4-5 प्रश्न आएगा और 300 अनुच्छेद आप पढ़ ले गए हैं। 300 अनुच्छेद से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न आए होएगा नहीं। यदि ये वीडियो जो कल की थी, आज की थी, यदि इन दोनों वीडियो को आप बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं। आज का दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। ये आज के जो है क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पद के लिए दोस्तों पुनः निर्वाचन की प्रावधान की बात करता है। आप जानते हैं कि भारत में कोई भी राष्ट्रपति हो तो वह कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार आप देखेंगे आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, और यही बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में दोस्तों आपको देखने को मिलती है। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित है। भारत में आप कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, जितनी बार आप चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, उतनी बार आप भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकते हैं। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर केवल 2 बार आसीन हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल आपका 57 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की दोस्तों बात करता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। अनुच्छेद 54 में आप देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट तरीके से होगा। और अनुच्छेद 55 में दोस्तों आप जानते हैं कि ये अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति प्रक्रिया की बात की गई है, जिसमें बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, कोटा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो आपके प्रश्न थे निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाले प्रश्न हैं। आज की और कल की ये जो दोनों क्लासेस थी,
आज और कल की दोस्तों ये जो दोनों क्लासेस थी अनुच्छेद से संबंधित, प्लीज़ इसे बहुत गंभीरता से लीजिएगा। यदि क्लास आपको बेहतरीन लगी हो, शानदार लगी हो, तो अपना प्यार और समर्थन देना न भूलिएगा। और आपको अपने प्यार समर्थन में यही करना है कि इस क्लास को 2-3 बार मस्त से पढ़िए, इसको अच्छे से तैयार करिए, इस क्लास को हो सके तो लाइक करिए और बेहतर तरीके से दोस्तों के साथ शेयर करके अपना सहयोग बनाए रखिएगा। उम्मीद है कि यह सीरीज जो चलाई जा रही है आपके परीक्षा के लिए आपको पसंद आ रही होगी और निश्चित तौर पे यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मुलाकात होगी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।